आप सभी को पीस विजिल का शांति भरा नमस्कार। उपनिवेशवाद को अंग्रेजी में कॉलोनियलिज्म कहते हैं। इसका मतलब है वो स्थिति जिसमें कोई देश दूसरे देशों पर कब्जा कर लेता है, जैसे कि ब्रिटेन नामक देश ने भारत पर कब्जा किया था और इस कब्जे से उस उपनिवेशवादी देश यानी इस उदाहरण में ब्रिटेन का फायदा हुआ था। जिस देश को उसने अपनी कॉलोनी बनाया था, माने जिस देश पर उसने कब्जा किया था, उसका नुकसान हुआ था। इस उदाहरण में वो भारत था। कॉलोनी के लोगों की मेहनत को और वहां के प्राकृतिक संसाधनों यानी नेचुरल रिसोर्सेज की चोरी करके उपनिवेशवादी देश अपना विकास करता है, जबकि कॉलोनी के लोग इस वजह से गरीबी में जीने पर मजबूर होते हैं। ये साफ तौर पर एक शोषण की प्रक्रिया है। इस बात को कई उदाहरणों से समझाया जा सकता है, जैसे भारत के किसानों द्वारा उगाए कपास को, कॉटन को ब्रिटेन की सरकार ने लगभग फ्री में ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में भेजा, जहां इसके कपड़े बनाए गए और उन्हें देश विदेशों में बेचा गया। इससे ब्रिटेन को तो बहुत फायदा हुआ, जबकि भारत के किसान भूखमरी का शिकार हुए। इस कपास से जो भारतीय बुनकर कपड़ा बनाते थे, उनका भी भारी नुकसान हुआ। ब्रिटेन के भारत को कैदी बनाने से पहले भारतीय बुनकरों और शिल्पकारों का काम देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में पहचाना जाता था। उपनिवेशवाद ने इनकी रोजी रोटी खत्म कर दी। आज हम जानेंगे कि भारत में ब्रिटेन का उपनिवेशवाद कैसे शुरू हुआ और भारतीय जनता पर इसका क्या असर पड़ा। साथ ही हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि कब्जा खत्म होने पर भी क्या उपनिवेशवाद का असर किसी कॉलोनी पर रह सकता है, और साथ ही उपनिवेशवाद के और क्या अवतार हो सकते हैं। हमारे आज के वक्ता हैं हमारे दोस्त, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर जगमोहन सिंह। प्रोफेसर सिंह शहीद भगत सिंह के भांजे भी हैं। जगमोहन जी की माताजी बीबी अमर कौर भगत सिंह की छोटी बहन थीं। जब जगमोहन जी केवल 1 साल के थे तो उन्हें उनकी माताजी के साथ जेल जाना पड़ा, क्योंकि उनकी माताजी भी अपने भाई भगत सिंह की तरह स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रही थीं। क्रांतिकारिता के ऐसे माहौल में जगमोहन सिंह जी पले बढ़े, पर किसी क्रांतिकारी के घर में पैदा होने वाला हर इंसान समाज को बदलने का इच्छुक हो, ये तो जरूरी नहीं है। जगमोहन सिंह जी ने अपनी विरासत को नाम तक नहीं रहने दिया। उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों के विचारों को पढ़ा, रिसर्च करी और इन विचारों को समझकर दुनिया में इन्हें फैलाने का काम किया। चाहे उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हो, जैसा कि उन्होंने लाइब्रेरी बनाई है गांवों में जहां लोग आकर पढ़ सकें, या पंचायतों में काम किया हो, या शैक्षिक संस्थानों में काम किया हो, या नागरिक अधिकार समूहों में काम किया हो, सभी जगह उन्होंने कोशिश की है कि लोगों के अधिकारों को पुख्ता किया जा सके। उन्होंने इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और वो ये काम लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने इंजीनियर होने के नाते भी लोगों का जीवन आसान बनाने के कई काम किए, जैसे ट्यूबवेल का ऑटोमेटिक स्टार्टर बनाया, मिट्टी को और उपजाऊ कैसे बनाया जाए इस पर काम किया, और इनमें से किसी भी काम के लिए उन्होंने पेटेंट नहीं इस्तेमाल किए। और आज उनको देश विदेश सब जगह जाना जाता है, क्योंकि वो अपने विचारों को लिखते हैं, बोलते हैं, शहरों में, गांवों में, बस्तियों में और विदेशों में भी। आज ये हमारे लिए फख्र की बात है कि वो हमसे बातचीत करेंगे, और हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप वो जगमोहन सिंह जी के लिए, प्रोफेसर सिंह के लिए हमें चैट फंक्शन में लिखें या क्वेश्चन आंसर फंक्शन में लिखें। मैं एक बार फिर सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि पीस विजिल शांति शिक्षा का काम करती है। अपनी दुनिया को, इतिहास को, हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसे जानकर हम अन्याय और शोषण के कारणों को समझ सकते हैं। तब हम एक बेहतर तरीके से इनका मुकाबला कर सकते हैं, ताकि हम एक बेहतर समाज की रचना कर सकें, जो कि हम सभी चाहते हैं।
तो शांति के लिए हम सबका साथ जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला कदम है कि हम सब मिलकर सीखें। तो आइए आज सीखें प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी के साथ कि भारत में उपनिवेशवाद कैसे शुरू हुआ और भारतीय जनता पर इसका क्या असर पड़ा। शिरीन जी, शुक्रिया आपका। एक्चुअली मैंने कोशिश की है, ये थोड़ी स्लाइड्स जो है वो इंग्लिश में होंगी, लेकिन जो बोलने का है वो हिंदुस्तानी में ही होगा, वो मिक्स्ड अप है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंट्रोड्यूस किया और काफ़ी लर्नर्ड हमारे श्रोतागण भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको और ज़्यादा समझने में वो अपने प्रश्नों से मदद कर सकेंगे। तो हम एक्चुअली कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस भारत में शुरू हुआ उससे समझना चाहेंगे कि कॉलोनाइजेशन क्या। और मुझे जो सबसे पहली एग्जांपल याद आ रही थी, क्योंकि हम आजकल वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और वायरस को हम कंप्यूटर में भी यूज़ करते थे, तो उसका भाव था कि ये वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज के जो उपनिवेशवाद है वो उस वायरस की तरह है जो महत्वपूर्ण सूचना संसाधनों की घेराबंदी कर लेता है। और उसमें एक दूसरी जो प्रक्रिया होती है कि वो अपना एक छोटा सा कोड छोड़ देता है जो अपने आप बढ़ता है। तो इसलिए वायरस जहाँ ह्यूमन बॉडी में है वहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी में भी देखा, और मुझे लगा कि ये सिस्टम में भी, हमारी सोसाइटी में भी चलता है। तो वो किस तरह जब, और उसमें कंट्रोल करने की जो संविधा है वो कैसे चलती है, तो उसको थोड़ा मतलब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करेंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझदारी क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी प्रक्रिया हम ऐतिहासिक से गुजरते हैं वो कोई ना कोई अपनी और टॉक्सटीज भी छोड़ जाता है। तो उसको अगर नहीं समझेंगे तो हम आज का जो पूरा प्रभाव है उसको नहीं मतलब उससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकते। तो उपनिवेशवाद का तो मतलब सभी, और इसी का साम्राज्यवाद से भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि साम्राज्यवाद जो है, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि जो हमारा युद्ध है वो दो मोर्चों पर है। एक, हमें एक तरफ तो अंदरूनी शत्रु से लड़ना है और दूसरी तरफ जो बाहरी दुश्मन है उससे लड़ना है। हमारी अपनी लड़ाई हमारी अपनी कमजोरियों के खिलाफ होती है और जिसका फायदा हमारा शत्रु भी उठाता है और हमारे अपने लोग भी निजी स्वार्थ के लिए उसका फायदा उठाते हैं। तो ये भगत सिंह की जो डेफिनेशन है, तो मैंने कहा कि ये जो हमारी कमजोरियां सामाजिक प्रक्रिया में जहां हमने उनसे आगे बढ़ना था, उनको कैसे मतलब जो है वो बाद में भी एक्टिवली रखा गया, तो वो मतलब पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे इसको समझने के लिए। तो मतलब और एक दूसरी एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैं लैटिन अमेरिकन एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मतलब वो है कि कॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म, ये दोनों जो है इनको जानना मतलब इस तरह कि जो जिन लोगों ने उन पे प्रभुत्व हासिल किया, वो जिन लोगों पे जो उनके हारे हुए लोग थे उनके साथ किस तरह डील कर रहे थे। तो इस जो उनका डील करने का तरीका है उसी में वो टॉक्सिन्स जो हैं समाज में, और क्योंकि जो चीज़ें हिस्टोरिकली ख़त्म हो जानी चाहिए थी या कमज़ोर हो जानी चाहिए थी, जिसमें बहुत ऐतिहासिक परिपाटी भी चले, लेकिन उनको दोबारा फिर जिंदा करना, क्योंकि उससे, और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जो एग्जांपल दी गई वो थी कि अगर हम कुदरत या ये इसको इसकी जो स्वभाव है उसको समझने के लिए, वो उन्होंने कहा कि एक पॉइजनस स्पाइडर होता है जो अपने शिकार को मारता भी नहीं है, उसको अधमोया कर लेता है और उसमें अपने बच्चे दे देता है, अंडे दे देता है, ताकि उस पे उसके बच्चे जो है पल सकें। तो ये जो प्रक्रिया है इसको मतलब इसकी तरह हम समझेंगे तो तब हम
आज के जो भी हो रहा है उसको भी समझ सकते हैं, और उसका एक जो ज्यादा प्रश्न ये है कि उसका हल कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं इसलिए ये 1757 से, क्योंकि हम नॉर्मली वो 100 साल का जो इतिहास है उसको मतलब हम समझते नहीं है, और वो है कि वो पहली मतलब एक कारपोरेशन जो इंटरनेशनल मतलब कारपोरेशन कही जा सकती है, क्योंकि आजकल तो कारपोरेट वर्ल्ड है, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, स्टॉक होल्डर्स, और वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लंदन में रिपोर्ट करती थी। उस कंपनी का यहाँ आना जो है, और उसमें किस तरह उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने टेंटाकल्स बढ़ाए अपना, के मतलब 1634 में उन्होंने मतलब एक हॉस्पिटलिटी जो जहांगीर ने एक्सटेंड की, उसमें उन्होंने अपना व्यापार करने का बंगाल में जो है एक उनसे वो इजाजत ले ली, और 1717 में उन्होंने उन पे ये जो फ्री ट्रेड भी अलाउ की गई उस वक्त मुगल एम्पायर में, कि उनका जो भी व्यापार होगा उस पर कोई उनको टैक्स नहीं देना होगा। तो अब उनकी उस वक्त जो व्यापार था वो कॉटन मतलब कपास, सिल्क, इंडिगो डाई, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और कुछ साल्ट पीटर और चाय, ये उनका मतलब था। तो उनके अपने आर्काइव ये सजेस्ट करते हैं कि 1684 में उन्होंने स्लेव ट्रेड भी शुरू किया, जिसकी आपने कई दफा कि किस तरह लोगों को डिफरेंट और जो कॉलोनीज थी उसमें ले जाया गया, और किस तरह का रहा जो साउथ अफ्रीका में भी आप बात कर रहे हैं। तो ये एक आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी उस तजारत पे मोनोपली जो है वो हासिल कर ली। तो अब जो पहला टकराव होता है वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला में है, क्योंकि जब उनको उन्होंने एक अपना फोर्ट बनाना शुरू किया, फोर्ट विलियम, तो सिराजुद्दौला यंग थे, और उन्होंने जब उनको नवाबियत मिली बंगाल की, तो उन्होंने ये कह के कि एक व्यापारी को अपना पूरा किला बनाने की और फौज बनाने की ये जो प्रक्रिया है ये दूरगामी प्रभाव करेगी, तो उसने वो किला जो है उसका गिरा लिया, उस पर कब्जा कर लिया। तो उससे जो पहली प्लासी की लड़ाई कही जाती है, उसमें यह समझना कि प्लासी के मैदान में कोई लड़ाई हुई नहीं, फौजें खड़ी थी, उनको रिश्वत से मतलब धोखाधड़ी से वो मतलब अपने हिस्से आ गया, और उन्होंने मतलब जो है पहली जीत प्राप्त की, और सिराजुद्दौला को मतलब इसलिए कि वो अपने देश के लिए काम करता था उसको मतलब उन्होंने मतलब फाइनली मार दिया। तो वो जो जैसे विलियम डालरिम्पल ने अभी मतलब जो किया है, उसका ये कहना कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री है उसमें क्लाइव जो है वो अनस्टेबल सोशियोपैथ है, क्योंकि उसकी ब्रूटल एट्रोसिटीज के लोगों पे जुल्म करना, और जो नेटिव लोग थे उन पे, और उसकी पॉलिसीज जो हैं वो मैनेजमेंट मतलब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो कंट्रीब्यूट, और इसका असर जो हुआ ये मैं इस पे ज्यादा कि वो 1770 में फैमन पड़ा वहां पर, जो आज भी वहां की मेमोरी में उनके बंगाल, बिहार, उड़ीसा में और खास तौर पर बंगाल पे। तो अब इसी पे 1772 में इंक्वायरी शुरू हुई, क्योंकि ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है 1770 वाला जो है, क्योंकि क्यों वो इस पे संवेदनशील हुए कि इतना बड़ा अकाल जिसमें ऑलमोस्ट 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो बंगाल की, और हथकरघा वगैरह भी हो गए। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि उस पे जो मतलब मिस रूल का, कंपनी मिस रूल का, या ये कहें कि वो उसमें जो वहां से करप्शन का चार्जेस पे उसने फेस किया 1772 में क्लाइव ने, और 1774 में वो उसने सुसाइड किया। तो हालांकि वो बड़ा डिफेंड करता रहा, लेकिन डिफेंस में उसने, तो ये जो बंगाल ग्रेट बंगाल फैमन है 69-70 का, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब पहला, और ये कैसे बना उसके बारे में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बली और
इसमें बहुत सी जो है डिबेट्स में भी आया और उसने क्लाइव को इफेक्ट किया। तो ये इसका कारण जो है वो ये है कि जो हमारा ज़मीन का प्रबंधन था, क्योंकि स्टेट को जितनी रेवेन्यू मतलब उसका जो मतलब टैक्स मिलता था वो उसे लैंड रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा हिस्सा होता था। तो इसके पहले तक मतलब और बाद में भी इवन पंजाब में रंजीत सिंह के राज तक भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी उसमें से हिस्सेदारी स्टेट की थी। और आज भी हमारे गांव में जाएं तो वो कहते हैं कि चगोतरा देना है, यानी कि 1/4 जो उसकी प्रोड्यूस है वो स्टेट लेती थी और 3 उसको बच जाती थी। लेकिन जो पहला ही चेंज किया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने ये किया कि ये अब जो लैंड का टैक्स है वो कैश में लेंगे, ना कि वो मतलब उससे पैदावार से कोई, और जब पैदावार से संबंध टूट जाता है तो फिर नई जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो अब ये इसमें भी इंटरेस्टिंग है कि वो कैश लोगों से लेके फिर वो मतलब मर्चेंट्स को उसको इंटरेस्ट पे देते थे ताकि वो उनकी हार्वेस्ट को खरीद सकें। तो कंपनी जो है वो डबल बेनिफिट उठा रही थी इससे। तो कैश जो है और ये भी मतलब कर दिया कि आप पहले मतलब वो टैक्स देंगे कैश में और फिर उसके बाद आप जमीन को जोतने का आपको हक मिलेगा, जिसका मतलब है कि उनको लगातार एक कर्जे में डालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। और इसी में हुआ कि बहुत लोग जो हैं वो जब उनके पास नहीं होता था तो वो छोड़ जाते थे। जैसे मैंने अपने पंजाब में भी देखा, क्योंकि उसके बाद भी कंपनी का वो चलता रहा कि बहुत सी जमीन जो है उसे बे मतलब बेचराग गांव कहा जाता है, यानी कि गांव रेवेन्यू रिकॉर्ड में है लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं, बहुत देर पहले लोग उस गांव को छोड़ के जा चुके हैं। तो ये जो बेचराग गांव हैं ये इसी पॉलिसी का नतीजा थे कि आप लोगों को खेती से भी बाहर निकालने का एक प्रोसेस करते हैं। तो इसने एक नई क्लास को भी जन्म दिया जो कि घुमंतु मतलब किसान थे, जो फकीर और सन्यासी और उस तरह हुआ। इसके साथ ही जो हैंडीक्राफ्ट का था, क्योंकि वो और इसमें जैसे कहीं ये कहा जाता है कि लोग जो हैं ढाके की मलमल की बात तो करते हैं, लेकिन वहाँ पूरा बंगाल में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी या जिसको दस्तकारी की प्रोडक्शन कह सकते हैं, वो इतनी अच्छी थी कि लोग मतलब सोना और चांदी लाते थे और यहाँ से ले जाते थे। और ये और अंकड़ों में भी अवेलेबल है कि किस तरह उस वक्त व्यापार में जो है उस मतलब टोटल जीडीपी में भी जो कंट्रीब्यूशन है कहीं ज्यादा थी उस वक्त जब कंपनी यहाँ आई। अब क्लाइव ने खुद अपनी जो उसने स्टेटमेंट दी हाउस ऑफ कॉमन में, उसने उसने खुद बताया कि कितना लोगों पे जो है मतलब दबाव डाला जाता है। उन्होंने कहा कि उसने अपने बयान में कि जो 3 प्रोविंस हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वो ऑलमोस्ट 3 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग जो है वो वहां से हमें रेवेन्यू आता है, वहां से मतलब हमें टैक्स मिलता है। तो और ये पूरे जो है ये कंपनी की मैनेजमेंट में है। और जब से मीर जाफर जो है उसको हमने स्कॉलरशिप उसको मतलब सूबा बनाया है, तो ये सिविल मिलिट्री जो है वो पूरा ये सारा कंट्रीब्यूशन हमारे हाथ आ गया है। और ये जो है पूरा लोएस्ट जमींदार तक मतलब हमारा पकड़ है। तो इसी पे वार्न हेस्टिंग जो बाद में गवर्नर बना, उसने कहा कि जिस प्रिंसिपल पे ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भी पैसा चाहिए तो वो कहीं से भी वो पैसा प्लंडर कर सकते हैं, लूट सकते हैं। ये मतलब है कि उसकी एक्टिंग का मतलब जो पॉलिसी थी उसका असर था। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप उस पूरे पीरियड को देखें तो वो अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल का पीरियड भी है, क्योंकि 1789 से 1799 में मतलब अमेरिका जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद हो गया था।
तो फिर उस वही वक्त है जब फ्रांस में भी इनकलाब आता है, एक इनकलाबी जज्बा जो है वो पैदा हुआ, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का। और इसी पीरियड में माल्थस जो है वो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये, क्योंकि जो किस तरह उसको मतलब जो ये बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, पूरा बर्बादी हो गई है, उसको जस्टिफाई करने में, और ख़ास तौर पर इतनी लूट के बाद भी इंग्लैंड में जो गरीबी थी उसको लेके माल्थस ने ये लिखा, जिसकी मैं समझता हूँ कि आज तक भी वो हर बच्चा वो ये ज़रूर जानता है कि माल्थस ने मतलब पॉपुलेशन थ्योरी दी। पर ये कि वो और ये मैं जो अभी दोबारा देख रहा था कि ये एक ऐसे है, ये कोई बहुत बड़ा थीसिस नहीं था, लेकिन क्योंकि उस वक्त में वो जो रूलिंग क्लासेस और रूलिंग लोग थे उनको मतलब वो ठीक लग रहा था, और आम आदमियों को मतलब उन्होंने कर लिया। तो उसने कहा कि हमें मतलब किसी भी तरह जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो उसको मतलब लो रखना है, और मतलब उनके रिसोर्सेज के साथ उसका जो रिलेशनशिप है उसकी बात की उसने। तो 1650 में ये विचार आना शुरू हो गया था, और ये हो रहा था कि क्योंकि इंग्लैंड ओवर पॉपुलेटेड हो रहा है तो उसमें जो है कॉलोनीज बननी चाहिए। और अगर आप चार्ल्स डिकन के नावल्स देखें तो उसमें है कि गरीबों को ऑस्ट्रेलिया में भेजा गया और कॉलोनीज में भेजा गया। और इसमें मेरा एक पर्सनल है कि मेरी एक नीस जो है वो ऑस्ट्रेलियन, उसका हस्बैंड है ऑस्ट्रेलियन। तो जब उससे बात हो रही थी वो कहता है कि मेरी मदर को सिर्फ एक रोटी चोरी करने की वजह से वहां से ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था। तो मतलब कि ये, और उसी में पुअर सपोर्ट जो आजकल भी है कि सपोर्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस वक्त भी। और 2 लाज जो हैं इस पीरियड में बने। और मैं समझता हूँ कि एक चीज जो उन पे प्रभावी थी वो थी कि क्योंकि अमेरिका आजाद हो गया, एक कॉलोनी हाथ से निकल गई है, तो भारत जो है इसको कैसे, और इसी वजह से वो मतलब जो वहाँ मुकदमे चले उनको देखा जा सकता है। अब यह है कि माल्थस की ये थ्योरी जो है, ये जो राज करने वाले लोग थे उनको मतलब ये काफी प्रभावित कर, उनको सेटिस्फाई करती थी। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जो चल रहे हालात हैं उसमें इसको मान्यता मिली और बहुत प्रोपोगेट किया गया। जैसे माल्थस को लिख रहा है कि इंग्लैंड के लिए ये एक खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पर एक आज़ादी की भावना है, जो अभी भी यहाँ के किसानों में आज़ादी की भावना है। तो ये जो गरीबी को हटाने के कानून बनाए जा रहे हैं वो, तो इस स्पिरिट को खत्म करके, तो इसमें जो है कि अब उसने कहा कि जो छोटी जमातें हैं सोसाइटी में, जो नीचे वाले वर्ग है, उसकी जो थोड़ है, उसकी जो जरूरत है उसको रिमूव करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो सच्चाई तो ये है कि ये प्रेशर जो है उस कम्युनिटी पे एक बुराई की तरह है जो इंसानियत के मतलब आगे बढ़ने में बहुत बड़ी रुकावट है। तो इस तरह के माल्थस के विचार थे। माल्थस ने जो मतलब कॉलोनीज थी उनके बारे में जो लिखा, ये उसके पेज 39 पे है कि 2 बड़ी तरीके हो सकते हैं पॉपुलेशन को चेक करने के, जहां भी हमने देशों को मतलब पे अपना प्रभुत्व बनाया है। जो एक तो प्रिवेंटिव है और पॉजिटिव चेक है, तो दूसरा जो है वो वहाँ के जो बुरे उनके रस्म और रिवाज हैं, जिसमें खास तौर पर औरत के प्रति उनकी प्रक्रिया बड़े बड़े शहरों की, और मतलब वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है लग्जरी से वार है। तो उसका था कि एक तो है कि हम वार और इससे मतलब उनको करें, दूसरा जो है कि लोगों की जो कमजोरियां हैं या जो उनके पुराने दकियानूसी विचार हैं उनको लेके हम समाज में ऐसी प्रक्रिया को शुरू करें। तो ये पहले बीज हैं। मैं समझता हूँ कि इसको इस तरफ से देखना मतलब जरूरी है। पर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जो चैलेंज अभी रिसेंटली 1988 से 98 तक एक बहस जो हुई माल्थस थ्योरी को लेके, वो प्रोफेसर साइमन ने
जूलियन साइमन है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के, उन्होंने इस थ्योरी को चैलेंज किया और उसका बेसिस ये था कि माल्थस जो है उसकी थ्योरी एनिमल किंगडम के लिए तो ठीक हो सकती है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, क्योंकि एनिमल्स नए रिसोर्सेज नहीं ढूंढ सकते, तो उस पे मतलब एक जो इफेक्ट है उनकी डेथ का वो हो सकता है। लेकिन ह्यूमन सोसाइटी में कुछ एडिशनल चीजें हैं जो इंसान को मिली हैं। वो ये है कि अगर वो किसी समस्या को पहचान लें तो उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये 10 साल उन्होंने स्टैटिस्टिकल एक मॉडल बनाया और मॉडल ये था कि क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ रही है और हमारी सब कारें जो हैं वो मेटल से बन रही हैं, तो अगर तो रिसोर्सेज डिप्लीशन की मतलब एक नेचुरल, जैसे वो क्यों कहते थे कि ये नेचुरल थ्योरी है, अगर ये नेचुरल है तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो जाएंगे और मेटल्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। लेकिन इन 10 साल में ही उन्होंने देखा कि जापान वालों ने मेटल को प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया, प्राइसेस कम हो गई और मेटल की प्राइसेस भी। तो ये 10 साल के अंकड़े के बाद उन्होंने प्रूव किया कि प्रोफेसर साइमन जो कह रहे थे वो माल्थस थ्योरी का एंड है। लेकिन अभी भी हमारे जो राज करने वाले हैं वो मेरे ख्याल माल्थस थ्योरी को पूरी तरह अपनाते हैं। तो इसलिए मेरा था कि ये कॉलोनाइजेशन का मतलब किस तरह विचारों के रास्ते से भी ये इफेक्ट करती है उसको भी समझने की जरूरत है। अब एक दूसरा पक्ष है कि वार्न हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने, उन पे भी हाउस ऑफ कॉमन में मुकदमा चला और वो 10 साल तक चलता रहा। और उनके साथ ही जो उनके मतलब और उन पे जो था कि उन्होंने पैसे बहुत एम्बेजल किए हैं, उन्होंने बहुत से कोहर्शन से लोगों से पैसा किया है और जुडिशियल किलिंग महाराजा नंद कुमार की जो थी वो ज्यादा बड़ा इशू बना। तो ये सब जो है इसलिए हुआ। और बर्क जिसने ये मतलब मैं समझता हूँ कि ये तीनों पहले ऑफिसर जो हैं उन पे मतलब इस तरह के मुकदमे चलने वो पूरा उसका मतलब प्रभाव बताते हैं। बर्क ने जो वार्न हेस्टिंग पे चार्जेस किए उसमें यही था कि इसने बहुत जगह मतलब जो है उस देश को बर्बाद किया है। वहाँ के जो जिम्मेदारी और जमीन के साथ किसानों का जो संबंध था उसको बहुत क्रूली उसने क्रश किया है। उन्होंने लोगों के घर जलाए, उनकी क्रॉप्स भी जला दी और हर तरह का जो इंसानी मतलब उन पे प्रभाव डाला गया जिससे वो हीनता का एहसास करें। तो ये और खास ही औरतों पे मतलब जो है उनकी ऑनर पे भी हमला हुआ। तो ये सारे चार्जेस जो है वो वार्न हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल है उस पे लगे। तो उसके बीच में ये जो डिबेट हो रही थी और उसके दो भाव वहां पर चल रहे थे। एक मतलब जो कंजर्वेटिव व्यू है जो बाद में भी अब भी आपको वो नजर आएगा कि एक तो इसमें था कि हम क्योंकि ताकतवर हैं, हमने जीत प्राप्त की है, लोगों को हमने पकड़ के रखना है और जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट, ब्रिटिश नेशनल इंटरेस्ट या कंपनी के नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें जो हैं वो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ था कि थोड़ा बहुत आपको इससे बचने के लिए, क्योंकि अमेरिका मतलब जो है वो डीकोलोनाइज कॉलोनी से आजाद हो चुका है, तो हमें वहां के लोगों के भी कुछ हक जो हैं, कुछ उनके जो अधिकार हैं उनके प्रति संवेदन होना चाहिए। ये दो डिबेट के पार्ट थे। और इसी में देखिए कि उस वक्त का जो फर्स्ट, क्योंकि कंपनी ने अपना पूरा प्रबंध बनाने के लिए चीफ जस्टिस भी अपॉइंट किया। ये एलिजा एम्पे जो हैं ये पहले चीफ जस्टिस थे और इन पे इल्जाम वही था कि इन्होंने मतलब महाराजा नंद कुमार को मतलब एक जुडिशियल मर्डर के रास्ते से, क्योंकि महाराजा नंद कुमार ने वार्न हेस्टिंग पे चार्जेस लगाए थे कि उसने मतलब पैसे किस तरह लिए और मैं उसमें देने वाला था, क्योंकि ये उनके मेन जो मतलब कलेक्टर थे। कंपनी के लिए भी काम किया इन्होंने, उसके पहले भी था। तो
मतलब ये चार्जेस पे उल्टा मतलब ये हुआ कि महाराजा नंद कुमार को ही एक गवाही के तौर पे कि इन्होंने एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट बनाया है और उस फोर्जरी के में उनको फांसी की सजा दे दी। तो ये है कि उस वक्त का मतलब इस तरह, लेकिन इसके पैरेलल मैं समझता हूँ कि ये पार्ट इंटरेस्टिंग है कि उसके वहां पर जो इंडियन रूलर्स में मतलब कैसा चल रहा था ये क्योंकि रानी भिवानी जो है, और इसमें मुझे इसलिए इंटरेस्ट लगा कि जब 6 साल के लिए सूफी अम्बा प्रसाद जो भगत सिंह के चाचा सा अजीत सिंह के बहुत घनिष्ठ साथी थे और बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, बाद में ईरान में और फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे उन्होंने गदर पार्टी में भी काम किया। उन्होंने जेल में एक बहुत बड़ा नावल रानी भिवानी पे लिखा था जिसकी मूल तो हमें अवेलेबल नहीं, लेकिन ये मैंने ढूंढना चाहा कि रानी भिवानी, क्योंकि ये भी आता है कि वार्न हेस्टिंग की पूरी उनको दबाने की जो कोशिश है उससे उन्होंने अपने आप को आज़ाद रखा। तो ये 1716 से लेके 1795 तक का उनका पीरियड है। वो एक मतलब हिंदू जमींदारी मतलब थी जिसे, और वो नटोर कहते हैं। तो उस कॉलोनियल पीरियड में ये अभी जो बांग्लादेश में राजशाही एरिया है उसमें था। तो नटौर जो मतलब जिम्मेदारी थी वो उसमें काफी बड़ा बंगाल का हिस्सा उसके अंदर आता था। और जब रानी भिवानी के पति की डेथ हो गई जिम्मेदार की, तो उसमें उन्होंने मैनेज करना शुरू किया। और उनकी जो मतलब क्षमता थी, क्योंकि उन्होंने 40 साल वहां पर मतलब वो एक किस्म का मतलब एक हुकूमत चलाई। और उसका जो है कि हर घर में रानी भिवानी का नाम जो है वो लोग याद करते थे, क्योंकि वो बहुत दयालु भाव थी। वो लोगों के समस्याओं का समाधान करती थी और खुद एक बहुत सादा जिंदगी जीती थी। तो उसने बहुत से जो है मंदिर, हर जो विचार वाले लोग थे उनके लिए उनका मंदिर, उनका पूजा स्थान बनवाए। उन्होंने गेस्ट हाउसेस बनाए, उन्होंने सड़कें बनाई। तो बंगाल में वो कहते हैं कि जो उन्होंने किया वो बहुत ही, और फिर रह के क्योंकि पानी की किल्लत थी इसलिए उन्होंने वाटर टैंक्स जो हैं वो बनाए ताकि जो पानी की, क्योंकि वो मौसम के साथ था तो उसको एक सारा साल पानी मिल सके उनके लोगों को। तो वो साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो एजुकेशन के स्प्रेड में बहुत इंटरेस्ट लेते थे और उन्होंने बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है। तो ये है कि एक पैरेलल जो भारत में चल रहा प्रक्रिया थी वो आपको रानी भिवानी के वहां से मिलेगी। और ये पहली मतलब एक जिम्मेदार और रूलर है जिसने विडो मैरिज के लिए जो है वो उन्होंने मतलब एक मूवमेंट चलाई, जो बाद में लेट पीरियड में बंगाल में काफी उसको एक सोशल रिफॉर्म के तौर पे हुआ। तो इसी में जो 1770 वाला अकाल है उसके बाद का पीरियड 1802 तक का जो है उसमें जो वहाँ मतलब बगावतें हुई वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया है उसके खिलाफ उनको है। तो उन्होंने क्योंकि जब सरकार को आज भी वो पहले तो ऐसा लॉ बनाएंगे कि जो स्टेट्स हैं या उनका जो मतलब आर्थिक अवस्था है उसके स्रोत कम कर दिए जाएं, और फिर उनको कहें कि जो आज भी दलील दी जाती है कि स्टेट्स जो हैं वो अपना मतलब कर्जा ले लें। तो यही प्रोसेस वहां से शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने इतनी टैक्स की डिमांड बढ़ा दी, जैसे मैंने कहा ऊपर मतलब आया था कि जो मतलब वो लोग पे नहीं कर सकते थे। तो एकदम अगर कहीं क्रॉप फेल्योर हो गई तो वो फैमन को मतलब जन्म देती है। तो इसमें 10 मतलब है कि 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ लोग जो हैं, जो एक तिहाई या पॉपुलेशन थी वो उसमें मरे। तो ये प्रॉब्लम जो है ये लैंड और उसके साथ ही बहुत सी जमीन जो है वो फिर मतलब जैसे पहले हम बात कर रहे थे वो होगी। लेकिन ये जो फकीर सन्यासी रिबिलियन है इसकी एक बहुत
तो ये जॉइंट हिंदू मुस्लिम लीडरशिप के अंडर है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज हमें मतलब समझने की जरूरत है कि उस वक्त पहले क्योंकि उसमें मुस्लिम फकीर भी हैं, हिंदू सन्यासी भी हैं, तो उनके उनमें जो आम नाम आते हैं वो मंजू शाह, भवानी पाठक, मूसा शाह, गणेश गिरी, चिराग अली और देवी चौधरानी। देवी चौधरानी एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग करेक्टर है उसमें, जो ये रियल करेक्टर्स हैं। और हालांकि देवी चौधरानी पे बाद में मतलब जो है एक पूरा एक नावलेट भी लिखा गया। तो ये इन्होंने ये और इसमें थोड़ा दूसरा पक्ष भी कई दफा लिया जाता है कि क्योंकि वो ट्रैवलिंग लोग थे और वो अपने खर्चे के लिए मतलब जो जिम्मेदारियां और लोग थे वो उनको भिक्षा देते थे, लेकिन इसके बाद उनको वो बंद कर दिया गया। तो मतलब कि कंपनी ने इनको फोर्स किया कि इनको आने ही नहीं देना, क्योंकि ये आके यहाँ पर मतलब जो है एक लेते हैं। तो इसने मतलब बहुत जो है उनके साथ लड़ाई मतलब, और उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी कंपनी के साथ। और जहां कई दफा ये जरूरी नहीं है कि जो कंपनी की फोर्सेस थी वो ही जीती हों, मतलब इन्होंने भी रखा। तो ये मतलब कि जो उसके बाद वाले भी अकाल हैं उसमें भी, और ये एक है कि जब ऐसे आर्थिक और सामाजिक बनते हैं तो लोग किस तरह उसका उसको लड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये और ख़ास तौर पर देवी चौधरानी का मतलब जो करेक्टर है, उसने एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना रखी थी। जैसे रानी बेबानी की बात हमने देखी, वो एक बड़ी अच्छी लीडर थी इंडियन वैल्यूज के साथ भी और लोगों के कोई भले के साथ भी, और लोगों की पूरी उसको थी। तो बेबानी पाठक और देवी चौधरानी जो है वो हिस्टोरिकल है, ये ब्रिटिश रिकॉर्ड से भी मिलता है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम जानकारी जो है वो मतलब हम इकट्ठी कर पाए। हालांकि ये जरूर है कि देवी चौधरानी जो है वो जंगल चौधुर्निया जो पीर गाचा थाना में राम रंग थी, वहां उसने अपना मलेरिया बना रखा था। तो अब क्योंकि उनके नाम पे स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहां पर एक गांव का नाम जो है वो पाठक शिकोरे में है, जो बेबानी पाठक के है। तो लोगों की याददाश्त में है, लेकिन इतिहास में कई दफा हम उनको मतलब वो जगह नहीं देते। तो ये मतलब उस वक्त की जो कॉलोनाइजेशन हो रही थी उसके खिलाफ जो ताकतें हैं, और इसी में मतलब ये जो है कि जो उस वक्त के ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स हैं या कंपनी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो है कि एक लोगों की रेजिस्टेंस का था ये रिबिलियन, एक्चुअली लोगों की उसके प्रति एक रेजिस्टेंस थी। तो और ये मतलब 18वीं सदी के मतलब सेकंड हाफ तक भी मतलब चलती रही। पीर हमीदुद्दीन ने एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस उसकी रिकॉर्ड में आती है कि जो मजनू को उसने दी कि जाओ सन्यासियों के साथ मिल जाओ, आर्म मतलब हथियार उठाओ, और जो फरंगियों के पास चावल और पैसा है वो छीन के लोगों में बांटो, ताकि जो भूख से मर रहे लोग हैं उनको सहायता दी जा सके। सो 1763 में फकीर और सन्यासी जो हैं वो मतलब वहाँ के जो मतलब हथकरघा वाले लोग थे, उनके हक में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो ढाका और रामपुर बौलिया की जो फैक्ट्रीज थी जहां वो हथकरघा के काम थे, और उसको जो बदल दिया गया था उस पर भी उन्होंने अमल किया। तो इसी में एक और मूवमेंट जो लेटर पीरियड में आती है, वो फैराजी मूवमेंट है 1818 में। तो इस मूवमेंट ने मतलब क्योंकि वो इस्लामिक बेस पे है, लेकिन उन्होंने मतलब इस तरह कहा कि हमारा ये ड्यूटी है अल्लाह से दी हुई कि हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ें और लोगों को जो है मतलब कुछ सहूलत दी जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि जो लेटर पीरियड में जो पहले यूनिटी थी, बाद में वो एक
प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। इसी में जो जस्ट अगर हम देखें तो कितने उस वक्त सिविलियन रिबिलियन और ट्राइबल अपराइजिंग हुई, तो ये कुछ मैंने किया है, इसमें मतलब हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि, और ये हर जगह पर है, क्योंकि बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में मतलब ये सन्यासी रिवोल्ट की बात, चौहार अपराइजिंग है, हो राइजिंग है, कोल म्यूटनी है, कांद अपराइजिंग है, संथाल मतलब खासी फरजी और मुंडा है। इसी तरह जो पश्चिम वाला भाग है उसमें भीलों की मलकोली, रामोसी, सूरत साल्ट एजिटेशन, क्योंकि जो गांधी जी का साल्ट सत्याग्रह है शायद उसकी बहुत पहले ये सूरत सत्याग्रह में भी उसका रखा गया था, क्योंकि उस वक्त भी उन्होंने जो है नमक का भाव बढ़ा दिया था, उस पर जारेदारी थी, तो उसके खिलाफ भी लोगों ने लड़ी। ये कोल्हापुर और ये रिवोल्ट भी है। इसी तरह साउथ इंडिया में भी रिवोल्ट हुए हैं जिनको हम मतलब उसमें ये विशाखापट्टनम के नगरम के हैं, पॉलीगर रिवोल्ट है, मतलब ये बहुत से हैं। इसी तरह नॉर्थ इंडिया में वहाँ भी मूवमेंट जो है वो भी इस्लामिक उसके बेस थी, तो वो हुई। लेकिन उसी वक्त एक कॉलरा पेंडेमिक भी आया, क्योंकि जैसे जो कॉलोनाइजेशन से लोगों की अर्थव्यवस्था ही नहीं, उसमें तो मतलब बीमारियां भी जो हैं वो भी साथ ही रहती हैं। तो ये 1820 के करीब इतना फैला कि 10,000 जो ब्रिटिश सिपाही थे और बहुत ज्यादा इंडियन गिनती नहीं है, वो इस पेंडेमिक में मारे गए। और 1760 से लेके 1834 तक उन्होंने कहा 10% जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे सिर्फ वो बचे जो अपने वापस घर जा सके। तो मतलब तो ये जो और इसी पीरियड में एक दूसरा जो मतलब किया, क्योंकि चाइना में अफीम ब्रिटिश जो है वो मतलब ट्रेड बढ़ाना चाहते थे, तो उनके पास पैसे की कमी थी, तो वो सीधा तो चाइना खुद ओपियम नहीं ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ओपियम प्रोडक्शन पे अपनी मोनोपोली जो है बंगाल में मतलब रख ली, और उन्होंने इसकी जो मतलब एक लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू किया जिससे, लेकिन वो खुद मतलब अफीम जो है उसके लिए वो यहाँ के जो लोग थे, व्यापारी थे, उनको यूज करते थे जो चाइना मतलब स्मगल करते थे। तो बहुत से जो मारवाड़ी लोग हैं शायद उसी में वो कहते हैं कि उनकी बहुत सा जो पैसा बना। लेकिन अब देखिए कि इस अफीम के खिलाफ चाइना ने 3 ओपियम वार जो हैं वो लड़ी उसको खत्म करने के लिए। और एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि चाइनी का मतलब अफीमी होना है। तो ये प्रभाव भी है कि जो ड्रग स्मगलिंग है ये भी कॉलोनाइजेशन का एक तरीका है, क्योंकि लोगों को कमजोर करके कैसे रखा जा सकता है। तो इसमें है कि दो तरह से मतलब कंपनी ने अपनी ताकत को बढ़ाया। वो तो एक तो था कि सीधा जो मतलब इंडियन रियासतें हैं उन पे उनको कब्जा किया, लेकिन दूसरा तरीका उन्होंने बनाया कि उस जो है उससे वो कम उनसे संधि कर लें और उनसे पैसा अगराते रहें और लगातार। और ये जो दूसरा फॉर्म था इसमें ये हुआ कि मतलब जो रियासतें थी उनको अपने लोगों के लिए मतलब काम या कोई भी सहूलत पैदा करने में कंपनी हमेशा मतलब करती थी, जैसे आज भी होता है। तो ये एम्पिरियलिज्म वाला पार्ट है जो कॉलोनाइजेशन में हुआ, कि आप लोगों को मददगारी मतलब अपनी रियासत को उनके प्रति जो जिम्मेवारी है उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने की उस तरफ नहीं देते। तो ये, लेकिन दूसरी तरफ है कि क्योंकि कंपनी को हमेशा ही पैसे की तरह लालच भी रहा और वो यहाँ मतलब कम से कम बाहर से ला के लगाना चाहते थे, तो उन्होंने इसी से मतलब पैसा कैसे इकट्ठा करना है उसको मतलब बनाया। तो इसी में जो पहला, क्योंकि ये सारे प्रभाव अब देखिए अमेरिकन फ्रीडम के बाद मतलब कंट्रोल, तो 1784 में पिट्स ने इंडिया एक्ट बनाया जो पहला था कि गवर्नमेंट मतलब इंडिया के बारे में कंपनी पे क्या प्रावधान डाले।
तो इसमें था कि प्राइवेट कंपनी को मतलब गवर्नमेंट का जो है इफेक्टिव कंट्रोल मतलब इसके अधीन आए। और उसमें नई पॉलिसी एक उन्होंने बनाई कि जो सिविल सर्विस वाले लोग हैं वो कैरियर वाले होंगे और ताकि वो करप्शन में ना जा सकें। लेकिन उनकी मतलब जो अपॉइंटमेंट है वो एक नियमित तरीके से होगी, वो ट्रेंड होंगे। लेकिन क्योंकि कंपनी ऑफिशियल्स नहीं चाहते थे कि ये जो ऑफिसर्स हैं उसमें दखल अंदाजी सरकार करे, तो उनके मतलब वो मुखालफत करने पे उन्होंने मतलब ये जो का हिस्सा था ये लागू नहीं होने दिया। तो अब ये मैं समझता हूँ कि एक जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि ये जो पीरियड है 1770 से लेके 1802 तक का, या तो इस पीरियड में एक्चुअली फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी। क्योंकि उनको ये था कि अगर मतलब मैं जैसे कई दफ़ा मतलब ये महसूस करता हूँ कि अमेरिका से एक तो उन्होंने सीखा कि जब फ्री ट्रेड होती है तो लोग फ्रीडम भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें उन्होंने मतलब जो पहला कानून बनाया बंगाल, एक तो है कि बंगाल प्रेसिडेंसी को मतलब प्रभुत्व दे दिया गया, क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। और साथ ही ये बंगाल रेगुलेशन 3 जो 1818 का है, जिसका आप आज भी प्रभाव देखेंगे, तो ये लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन का बनाया गया। क्योंकि उन्होंने भी जो लोग अब जब फ्री ट्रेड होगी तो लोग उसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि वो मतलब लोगों को उनके जीवन के हक से भी वंचित करती है। तो इसलिए मतलब एक मतलब स्ट्रॉन्ग रूल लॉ जो है, और ये लॉ जो है वो एम्पावर करता था एडमिनिस्ट्रेटिव को कि वो किसी भी व्यक्ति को इनडेफिनेटली डिटेन कर सकते हैं, बस सिर्फ इसके कि उसको शक है कि ये कभी हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है, और उसको वो बगैर किसी मतलब लीगल प्रोसेस के वो ट्रायल भी नहीं की जाएगी। तो ये मतलब बेसिक लॉ था, और ये अब तक उसके अवतार जो हैं वो अवेलेबल हैं। और ये भी था कि इसमें जो 9th क्लास थी उसमें था कि वो सिर्फ उनको डिटेन ही नहीं कर सकते, उनकी जो जायदाद है उसको भी अटैच कर सकते हैं, ताकि आप उनके रिसोर्सेज को छीने। तो इसी तरह के जो एक्ट हैं वो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे में भी बनाए गए, लेकिन ज़्यादा जो है वो ये टाक्ट है। तो यही एक्ट जो है एक फॉर्म में गदर पार्टी पे जो हमने कभी पहले बात की थी उस पे लागू किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी ब्रिटिश इंडिया में वो इन्फोर्स रहा 1927 तक, और आज जो है वो वर्चुअली यूएपीए जो आज 2019 में बना है वो इसी का एक नया अवतार है। तो ये मैं समझता हूँ कि मतलब समझने की है कि ये जो इसका मतलब है कि जो हमारा रूलिंग सेक्शन है वो अभी भी ज्यादा प्रेरणा जो है वो मतलब उसी पीरियड के इन रूल्स रेगुलेशन से और उनको अडॉप्ट करने के, जो अभी बहुत से अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब हुआ इंडिया में भी, यूपी में खास तौर पर, तो वो इसी स्पिरिट को मतलब आगे ले जा रहा है। एक और पार्ट जो है कि कॉलोनाइजेशन में जो पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज है मतलब वो भी होती है कि कैसे आपने कंट्रोल करना है, और कंट्रोल में नॉलेज और एजुकेशन जो है वो खास इंपॉर्टेंस वाले होते हैं। तो इसमें मतलब जो पहले शुरू में एक नरेटिव था मतलब जो ओरिएंटलिस्ट का, कि जिनका मतलब ईस्टवर्ड जो नॉलेज है उस पे प्रभाव था, लेकिन इसको बदल दिया गया। मतलब ये आइडियोलॉजिकल चेंज है कि इसको फिर उन्होंने वेस्टवर्ड कल्चरल एटीट्यूड में, और एंजलिस्ट जो हैं जो मतलब हमारे दयानंद एंग्लो, वो एंग्लो संस्कृत स्कूल जो है वो वर्चुअली वेस्टवर्ड मतलब खुद गए। तो कंपनी जो है उसने अपना कमर्शियल जो कमर्शियल मतलब उनकी थे बोल उसमें भी बदल दिया, कि वो अपनी सवर्निटी की बात करते थे कि कंपनी जो है वो अपना अपने रूल्स आप बनाने के काबिल है। तो वो मतलब लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी पैटर्नेज लेने के लिए उन्होंने मतलब ऐसी
शब्दों की भी मतलब चूज किया, क्योंकि ये शब्दों की गेम जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि यही नॉलेज को है। तो ये मतलब है कि मतलब ये नॉलेज को हैंडल करना, जैसे आजकल भी हम जो देख रहे हैं उसमें है कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज है, ये कंपनी के 200 साल में उसका पार्ट रही है कि एक इसमें कैसे आपने एजुकेशन से लोगों पे कंट्रोल बढ़ाना है। और आज भी जब हम ये पॉलिसीज देखते हैं तो हमें मतलब लगता है कि शायद उसी को, तो नॉलेज को लेके जो कॉलोनाइजेशन है, तो अगर नॉलेज पावर है, जैसे कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि नॉलेज जो है वो पॉलिटिकल तौर पर यूज होगी ताकि वो राज को अपने पावर बढ़ाने में दे। तो साउथ एशियन तो ब्रिटिश इंपीरियल जो हिस्टोरियोग्राफी है वो हमेशा इस अप्रोच को रजिस्ट करते रहे हैं कि इसको मतलब एजुकेशन कैसे यूज किया है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझने की जरूरत है। इसमें जो नेक्स्ट मैं समझता हूँ कि कॉलोनाइजेशन का मतलब 1833 का एक्ट है, क्योंकि ये 1857 के पहले की जो घटनाएं हैं उनको एक और तरह समझने का, कि यहाँ पहली दफा उन्होंने पावर सेंट्रलाइज कर दी, क्योंकि वो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, बंगाल का जो है, और ये पार्लियामेंट से उन्होंने ताकत ली। तो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो मतलब एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर उनको दे दी कि वो ही बैठ के कानून बनाएंगे। जैसे आज हमारी कैबिनेट जो है वो बहुत सी पॉलिसीज जो हैं वो पार्लियामेंट के बाहर निर्धारित कर रही हैं। तो मुझे लगा कि ये उसी का शायद उन्होंने वहीं से कुछ सीखा होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कमर्शियल बॉडी के तौर पे उसकी एक्टिविटीज जो हैं वो उस पर बंदिश लग गई, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। तो कंपनी जो है उसकी ट्रेड पे मोनोपोली, और खास तौर पर क्योंकि उस वक्त तक ये ओपियम वार्स हो चुकी थी, चाइना में उनको ट्रेड करने से बंदिश लगा दी गई। तो मतलब बाकी सारा जो है, तो इसी 1833 के कानून में ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जो ओपन कंपटीशन है सिविल सर्वेंट्स का वो किया जाए। लेकिन इस पे फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उन्होंने इस पे मतलब बहुत अपोजिशन की, और वो अपना प्रिविलेज कि हम अपने ऑफिशियल खुद लगाएंगे वो किया। और इसी में एक छोटा सा आइलैंड है सेंट हेलिना, ये मेडागास्कर के आगे पड़ता है, तो वो जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्राउन को ट्रांसफर कर दिया। तो ये मतलब इस अब अगला पार्ट जो है वो इंटरेस्टिंग है कि कॉलोनाइजेशन में, क्योंकि नॉलेज पे कंट्रोल और एग्रीकल्चर पे खासकर वहां पर जो कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रमोट हुआ, जो पॉलिसीज आज भी वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये जो मतलब 1833 का जिसकी हम पहले बात करते हैं, उसने जो नील के वहाँ नील पैदावारी के जो थे उनको जमीन के हक भी दे दिए। और ये इससे मतलब है कि बहुत से ब्रिटिशर जो हैं वो इस नील, क्योंकि नील में मतलब ऑलमोस्ट 400% मतलब प्रॉफिट था जितनी इन्वेस्ट करते थे। और नील क्योंकि पूरी जो कॉटन इंडस्ट्री है और कपड़े की इंडस्ट्री है उसका था, तो इसमें बेसिकली प्रॉफिट मोटिवेटर जो है वो आ गया। तो मतलब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हर तरह का जो है जुल्म मतलब वो किया जाता था। तो ये इसलिए भी कि जो ये नील की खेती है इसने लोगों में तो बहुत कंगाली पैदा की, लेकिन जो वो मतलब अंग्रेज मतलब उस पर कंट्रोल करते थे उनको और कंपनी को ऑलमोस्ट 400% इस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा था। और खिलाफ मतलब लगातार लोग उठते भी रहे। और पहला जो है वो 1859 में जो है मतलब किसानों का विद्रोह हुआ, मतलब और वो मतलब लगातार चलता रहा। वो मतलब उन पे अत्याचार भी होते रहे लेकिन वो उस पे भी चलता रहा। तो ये नील का एक पेंटिंग है कि वो मतलब
और ये बंगाल में नील के कारखाने का दृश्य है जो अभी भी वहां बचा हुआ है। तो मतलब ये आंदोलन और जो इसी पे नील कृषि अधिनियम मतलब बनाया गया, जो आधी शताब्दी विद्रोह की जड़ें आधी शताब्दी पुरानी थी, तो इसलिए और ये आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। ये 1860 तक ये या उसके बाद बंगाल में नील की खेती जो है वो ऑलमोस्ट ठप हो गई, लेकिन वो एक नए तरीके से, क्योंकि गांधी जी का भी जो पहला इंडियन एक्सपीरियंस था वो नील विद्रोह था, चंपारण विद्रोह जिसे कहते हैं 1917 में। उन्होंने नील की जो डायरेक्ट खेती ब्रिटिश करते वो तो खत्म हो गई, क्योंकि 18 मतलब ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है, जैसे ओपियम कमर्शियल क्रॉप थी, नील बहुत बड़ी करप्शन मतलब थी, तो ये कितनी देर तक रहा, तो इसने क्या क्या बिगाड़ पैदा किए, मतलब वो है। और भारतीय किसान जिसकी दिशा पहले से भी खराब थी, वो इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार की ये हुकूमत उनके लिए परेशानी का सबब बना। और 1917 में गांधी जी को वहां जब वो वापस आए थे तो उनको बुलाया गया, उनके साथ मजरूल हक, नर पारक, राजेंद्र प्रसाद, सब साथी बिहार गए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला सत्याग्रह प्रदर्शन जो है वो हुआ। तो इसमें मतलब पूरा अगर देखा जाए तो ये जो उपनिवेशिक के कुल खर्चे जो हैं वो मतलब कैसे हुए, मतलब वो देख सकते हैं। मतलब और ये मैं समझता हूँ कि इनको अगर हम तीन, एक तो है कि अब जो दूसरा प्रश्न है कि अगर हम उनकी जड़ें जानते हैं कि उसने हमारी सोसाइटी में किस तरह के बगाड़ और किस तरह की नीतियां जो हैं जिनका रहा, और वही नीतियां जो अब आ रही हैं, तो हमें इससे ये भी समझने की का मदद मिलेगी कि कैसे हम इन नीतियों से जो है उनको समझ के लोग लड़ सकते हैं। आज भी जो किसानों की समस्या है उस पे काफी बड़ी बात हो रही है। आज भी हमारे जो एजुकेशन है उस पे भी मतलब हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए ये कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को समझना और उसमें जो आज़ादी की लड़ाई की जो हमारी कोशिशें हैं वो डीकॉलोनाइजेशन की कोशिशें थी, कैसे हम फिर मतलब करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि अगले पार्ट में जो 1857 से 1947 तक का है उसमें मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो ये आज के लिए मेरी मतलब था, तो इसके लिए आपने सुना, धन्यवाद। तो बाकी विचार चर्चा में मतलब हम कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जगमोहन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी इसमें रोचक जानकारियां थी जो मुझे लगता है कि सबके काम आएंगी और उसको आगे रिसर्च करने में सबको मौका मिलेगा। तो जो जूम पर प्रश्न है वो मैं पहले ले लूं। ये मार्जरी जी ने लिखा है, वो कह रही हैं कि वो माफी मांगती हैं कि उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है प्रश्न, पर प्रश्न ये है कि जो इतने सारे जो बगावतें हुई थी ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, वो इसलिए फेल हो गई क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डाली। कोई ना कोई जो है उसने अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे कि इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है कि कोई भारतीय राजकुमार था जिसने क्लाइव का साथ दिया, इस वजह से वो फेल हो गई। तो क्या आपको इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि यही तो चीज हमें समझने की जरूरत है कि उस वक्त जो ब्रिटिश और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, जैसे ये बिल्कुल ठीक उन्होंने कही, ये तो हम समझते हैं कि क्लाइव को, मीर जाफर को उसने खरीदा और जो हमारे प्रिंसेस की आपस में थी, ये एक पार्ट है। लेकिन वो आम आदमी के प्रति क्या एटीट्यूड पैदा कर रहे हैं वो समझने की जरूरत है, क्योंकि वो कॉलोनाइजेशन का मतलब असल जो समझने की है कि वो कैसे उसको कॉलोनाइज करने में मतलब ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। और ये
धर्म का इशू वो भी लोगों में उठाते रहे, आपस में लड़ाने के लिए भी। इवन मुसलमान में भी शिया सुन्नी का प्रश्न किया, और ये उनकी जो मतलब धोखाधड़ी की है उसका है। लेकिन जो आपने कहा कि जो बहुत सी बगावतें, मैं तभी आपको कह रहा हूँ कि उसमें बहुत एक पॉजिटिव पार्ट भी था, लेकिन क्योंकि वो रूल बढ़ाते रहे और साथ साथ लोगों में जो कमजोरियां थी उनको भी वो बढ़ावा देते रहे, जिनको हिस्टोरिकली डिल्यूट होना चाहिए था वो और भी ज्यादा। और आज हम उसी से सफर कर रहे हैं कि आज का भी जो है कि अगर उसको हम ये 200 साल के पीरियड में किस तरह हमारे समाज में दोनों तरह की, अब है कि रानी भिवानी की बात हम बिल्कुल नहीं करते कि एक अच्छी रूलर जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, और 40 साल कैसे शांति से रहे और पूरा उन्होंने कंपनी को रजिस्टर किया। मतलब उनके बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके वार्न हेस्टिंग के साथ हैं। तो वो पूरे स्वैमान से, लोगों के स्वान से, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते रहे। और ये जो बगावतें थी ये क्योंकि लोकल रही, मतलब, और इसी से आप 1857 को समझने में भी हमें मदद मिलेगी कि लोगों ने भी उसको सीखा। जब एक बहुत बड़ी बगावत जो है, जैसे हम अगली अगर मौका मिलेगा तो अगली बार इसी पे मेरा था कि 1857 के बाद वाला जो प्रोसेस है, और 1857 को भी एक दफा हम दोबारा मतलब इस नजर से देखें कि वहां क्या एकता थी, क्यों वो सारी कहानियां जो हैं अब दोबारा हमें मतलब उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिली, और वो बहुत आज भी उनको मतलब इस तरह पेश किया जाएगा। तो इसलिए जो वो पार्ट है वो तो प्लासी की लड़ाई तक था, लेकिन जी उसके बाद किस तरह उन्होंने अपने जो पंजे हैं वो बढ़ाए और लोगों को मतलब अपने पे निर्भरता की। जैसे इसी में जो नील की खेती, मतलब जो पहले वाला पार्ट है कि वो पूरा इतना रेवेन्यू बनाता था, लेकिन उसका रेवेन्यू बंद करके उसको कर्जा दे दिया, और कर्जा दे के वो पूरी नील की खेती जो है वो मतलब 1800 के करीब उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। तो ये जो कर्जे की नीति है कि आप पहले रिसोर्सेज बंद कर दें, फिर जब रिसोर्सेज नहीं आपके पास तो फिर कर्जा आप दे दें। तो उसमें हमारे मतलब जो शाहूकार थे वो भी हिस्सेदार थे। जगत सेठ का बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब कहानी है। तो ये आपकी ठीक है कि कमजोरियां, मैं यही आज समझने की जरूरत है कि कौन सी कमजोरियां जो हैं उन्होंने हमें कमजोर किया, देश को कमजोर किया, मतलब इसमें पूरा। और अब क्या हम उन कमजोरियों से निकल रहे हैं या उन कमजोरियों से आज लड़ने की जरूरत है? यही डीकॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, मैं समझता हूँ कि वो शायद समझने की जरूरत है। जी। और जैसा कि आपने बताया कि कुछ ऐसे लॉ भी हैं जिनकी जो जड़ें हैं वो तब हैं, जो आपने जैसे आपने बताया कि जो ये एक लॉ है जिसमें लोगों को डिटेन कर लेते हैं, वो एक लॉ की आपने जो है उदाहरण दिया था। तो वो लॉ जो है उसकी जड़ें वहां पर हैं, तो उसको भी समझना जरूरी है कि कहाँ मतलब कुछ चीजें जो हमारे पर आज करी जा रही हैं, जिस तरह के का शोषण हमारे पर किया जा रहा है, उसकी जड़ें भी वहां हैं। नीलिमा शर्मा जी का कहना है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जगमोहन जी उपनिवेशवाद पर बहुत विस्तृत जानकारी देने के लिए। अशोक बत्रा जी ने कहा है, माय थैंक्स टू प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी फॉर हिज टॉक विच एनरिच्ड मी टू नो द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। आशीष कुमार जी ने प्रश्न पूछा है, क्या जी। हिंदू मुस्लिम संतों की कोई कविताएं उपलब्ध हैं, जैसे देवी चौधरानी की कोई कविता जिनके बारे में आपने बताया? मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है वो। ये मेरा ख्याल नेक्स्ट टास्क है हमारा कि हम उसको ढूंढें, क्योंकि मैं अभी तक नहीं वहाँ पाया। लेकिन देवी चौधरानी पे बंकम चंद्र चैटर्जी का एक पूरा नावलेट है। हालांकि उसमें थोड़ा आखिर पे उन्होंने जो भारतीय कंजर्वेटिव हैं उनको देने के लिए देवी चौधरानी के करेक्टर में थोड़ी छेड़छाड़ की है, लेकिन वो काफी एक कहानी उसकी बताता है। तो वो एक मतलब उस वक्त का, क्योंकि आनंद मठ के साथ ही देवी चौधरानी जो है वो दूसरा नावल है। वो मेरे पास मैंने हिंदी में उतार लिया था।
अगर आप चाहें तो मैं आपको PDF कॉपी दे सकता हूँ। बाकी ये जरूर है कि बंगाल में ये चीज़ हमें मतलब बंगाल के लिटरेचर में डेफिनेटली उस वक़्त की जो है, क्योंकि अगर वो उस वक़्त का जो अकाल है वो उनके लोकगीतों में है, तो अकाल के खिलाफ लड़ाई का भी लोकगीतों में मतलब रिकॉर्ड होगा। तो इस पे मतलब आपका ये प्रश्न है, हम जरूर ढूंढेंगे, आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढूंगा कि अगर वो मिले तो वो साझा करने वाला है। बिल्कुल। ये महेंद्र प्रवीण जी का सवाल है। जगमोहन सिंह जी, आप पंजाब से हैं, प्लीज जी हमें बताएं कि क्या पंजाब में भी ऐसे विद्रोह हुए थे? आपने कुछ नाम दिए हैं, पर स्पेसिफिकली पंजाब से किसी विद्रोह के बारे में बताएं। देखिए मेरा ख्याल है क्योंकि एक तो है कि पंजाब कंपनी के आखिर में कंपनी के पास आया था और उसके बाद वो ब्रिटिश में चला गया सीधा। तो उसमें बहुत जो है मूवमेंट्स तो हुई हैं, जैसे मतलब वो कुका मूवमेंट की हम बात करते हैं कि वो तैयारी कर रहे थे, पूरा एक इंटरनेशनल नेटवर्क बिल्ड कर रहे थे, तो वो मतलब दोबारा करेंगे अगले उसमें। और इसी तरह उसके बाद जो मतलब किसानों की, हमारे खास तौर पे जो मुस्लिम किसान थे उनकी मूवमेंट है, उन्होंने जैसे जब इस मतलब ब्रिटिश पंजाब आया तो उसकी मुखालफत की, तो ऐसी मतलब घटनाएं मतलब है। और उसका सबसे बड़ा जो है वो तो 1907 का जो किसानों का विद्रोह है, जिसे पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट कहते हैं। और वो एक वाहिद सक्सेसफुल था इसलिए कि उन्होंने 3 कानूनों के खिलाफ मतलब अपनी मतलब प्रक्रिया शुरू की थी, और वो तीनों कानून मतलब लोगों का और सरकार का क्योंकि फौजी भी पंजाबी देते थे, तो वो उन्होंने तीनों विड्रा किए थे। वो एक दफा है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रूल्स विड्रा किए, तो इसलिए वहां भी मतलब प्रक्रियाएं हैं जिनको हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो विद्रोह है, ये जैसे जैसे अब उसके बाद आप देखिए कि मतलब हम उनको सक्सेसफुल इसलिए कहेंगे कि जो मतलब संथाल विद्रोह है, उसके बाद जो ट्राइबल एरियाज को राइट दिए गए कि वहां वो छेड़खानी नहीं करेंगे, जिनको आज हम तोड़ रहे हैं, वो उन्होंने जीते। मतलब उन्होंने, उनको पता लगा कि ये मतलब यहाँ उलझे हुए हम कभी निकल नहीं सकते, क्योंकि वो इतने अच्छे फाइटर हैं कि वो जंगलों में उलझा सकते हैं। तो उसके बाद वो ट्राइबल एरियाज के जो राइट्स हैं, मतलब वो मतलब हुए कि वहां पर मतलब कोई एंटर नहीं करेगा, तो मतलब वो उन्होंने कुछ हक अपने प्राप्त किए, अपना सुरक्षित किया, या उन्होंने कहा कि आप इधर बैठे रहिए, जब आएगी, जैसे अब हम उन्हीं सभी जो उनकी सुरक्षा के कानून हैं उन पे हमला कर रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट लॉ जो है उसको बदल रहे हैं, लोगों को वहां से बेघर कर रहे हैं, जो कि ब्रिटिश पीरियड में इन इन बगावतों ने उनके लिए एक प्रोटेक्शन मतलब बिल्ट कर लिया था। ये हरीश जैन जी का सवाल है कि आपने गदर पार्टी के बारे में कहा कि कार्यक्रम है, तो वो कहाँ देख सकते हैं? हरीश जी, हमारे पास जो गदर पार्टी पे कार्यक्रम है वो भी जगमोहन सिंह जी ने ही किया था। माफ कीजिए, वो अंग्रेजी में है। हम हिंदी में भी इस पर जरूर करेंगे, पर हमारे पास इस समय वो कार्यक्रम केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। मगर अगर आप अंग्रेजी समझते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, यूट्यूब के पीस विजल यूट्यूब पे जा सकते हैं, और वहां आपको वो मिलेगा कार्यक्रम गदर गदर मूवमेंट पर। एक सवाल और है, ये है सुशोभना जी सवाल पूछ रही हैं जगमोहन सिंह जी कि जी क्या उपनिवेशवाद आज भी है? मैं कई वेबिनार में सुनती हूँ कि इसके लक्षण हम आज भी देखते हैं। मेरा तो यही यकीन है कि हम अब उपनिवेशवाद को कॉलोनाइजेशन वाला जो प्रोसेस है ना वो कर रहे हैं, कि सेंटर जो है वो अपनी प्रभुता इतनी स्ट्रांग बना रहा है कि वो किसी स्टेट से पूछने के लिए तैयार नहीं है, और जो स्टेट उनके साथ नहीं है उसको हर तरह से दाम साम दाम दंड भेद से खरीद कर मतलब यूनिफिकेशन का ये जो प्रोसेस है, ये कॉलोनाइजेशन का ही प्रोसेस है। और इसलिए उसके जो लक्षण है, आप ये पीछे वाले और अब वाले देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही मतलब अगर नीतियां वो हैं तो वो नीतियों के रास्ते से ही कॉलोनाइजेशन चलती है ना।
बिल्कुल वो मैं कहता हूँ कि ये दोबारा उपनिवेशवाद के जो है, क्योंकि इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसको समझना कि इसकी जड़ें जो हैं वो हमारे बॉडी, मतलब जो सोसाइटी है उसमें वो जो छोड़ गए हैं उनको कैसे अब लिया जा रहा है, क्योंकि जो उस वायरल की टॉक्सिटी है वो हमें जी कैसे कर रही है। जी क्योंकि क्योंकि धर्म की आड़ जो है वो तो ब्रिटिश भी लेता रहा है और वो बढ़ाता भी रहा है कि जैसे अब पंजाब को ये कहना कि ये तो सिख राज था, जबकि हमारे पास प्रूफ है कि वो मतलब राजा सिख होने से सिख राज नहीं बनता। फकीर अजीजुद्दीन उसके फॉरेन मिनिस्टर हैं, पूरी प्रक्रिया है उसमें। तो ये जो मतलब अब उसमें देखिए कि आप किसानों को जमीन से हटा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आप अपने शहर का देखें कि शहर में पहले आमदन जो थी वो ऑक्ट्राय से, चुंगी से होती थी। पीछे इन्होंने 2002 के बाद वो चुंगी खत्म कर दी। उसके बाद शहरों को मतलब कर्जा लेना पड़ रहा है। कर्जे के लिए रास्ता बनाना उपनिवेशवाद है, जिससे आपको कमजोर किया जाए। अभी आप जीएसटी ही ले लें, जीएसटी ने क्या किया है कि जितनी स्टेट्स थी उनके रिसोर्सेज जो हैं वो कट कर दिए और वायदा कर दिया कि हम आपको रिसोर्सेज देंगे, लेकिन रिसोर्सेज देने की बजाय उनको आप कहते कर्जा ले लीजिए। तो इसका मतलब है कि कर्जे में फंसाना, मतलब ये क्योंकि मिक्स अप होता है, लेकिन हम इसको मतलब एक उस फॉर्म में डेफिनेटली मतलब समझ बनेगी हमें कि क्या हो रहा है। क्योंकि जी बहुत सी मतलब ये नहीं है कि वो उसका पूरा, लेकिन जैसे उसका आधार अब एजुकेशन का ही ले लीजिए। एजुकेशन को जैसे फिर मतलब आम आदमी से दूर ले जाया जा रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी वही किया। मतलब उसके बाद स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जो उनकी एजुकेशन पॉलिसी रही उसमें आपको अपनी जबान से, अपने समझदारी से, क्योंकि जबान से दूर करने का मतलब समझदारी से दूर करना है। और उसमें मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की कि हमने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मतलब जहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उसको बंद बैन करके लोगों का सोचना बंद कर दिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी। जी तो वो मतलब दोनों, तो इसी में हम क्या समझ सकते हैं आज, उन चीजों को समझ के उसका जो इलाज है मतलब उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। तभी मतलब है कि ये दोबारा अब जैसे ये अब वही देखिए ना, अगर पीस है तो इसलिए कि सभी लोग मतलब एक दूसरे से मिलके रह रहे हैं। लेकिन जहां भी मतलब ब्रिटिश जाता है दो चीजें लेके जाता है। मैं आप पूरा हिस्ट्री, अगर फैमन की हिस्ट्री देखें तो हर 5 साल जहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी गई या उसके बाद ब्रिटिश गया, 5 साल के बाद वहां अकाल पड़ा। तो ये नीतियों का है। लेकिन उसको ये कह के कि जी वहां तो फसल हो गई थी, मैंने कहा कि अमृत्या सेन जी ने सारी दुनिया को एक ही बात समझा दी, तो नोबेल प्राइज मिल गया उनको, कि हाँ लोग अकाल में भूख से नहीं मरते, अनाज की कमी से नहीं मरते, वो उनकी खरीद शक्ति के खत्म होने से मरते हैं। तो ये जो लोगों की खरीद शक्ति खत्म करना है, ये लोगों को कमजोर करना है। और लोगों को आप जो भी चीज उनको मतलब ताकत आजाद होने का मतलब वो सब ताकतें उनको मिलनी चाहिए। इसीलिए पूरी आजादी की लड़ाई को आप अगर देखेंगे, अगर आपका चंपारण मतलब का से पहले नील की कितनी बड़ी लड़ाई हो रही है, वो आके हमारी आजादी के डीकोलोनाइजेशन का सबसे बड़ा सिंबल बनती है। क्योंकि गांधी जी को पहली दफा मतलब लोगों की प्रॉब्लम की समझ लगी और उन्होंने उस पे मतलब आगे बढ़ाया और फिर उसको उसी तजर्बे को आगे और तरह ले जाया गया। जी ये बात बिल्कुल सही है। और जगमोहन सिंह जी, जो आपने उपनिवेशवाद की बात ये कही कि जहां जहां पे ये जो ताकतें थी वो गईं, वहां वहां पर 5 साल के बाद फैमिन हुआ, और लोग जो हैं वो भूखमरी से मरे। तो वो हम जहां पर हैं इस समय अफ्रीका, वहां पे भी हमने देखा है। ऐसा नहीं जी था कि यहाँ लोगों के पास खाने की कमी थी, लोग रहते थे, ठीक है, उनके पास उस तरह की चीजें नहीं थी जो कि हम यूरोप में देखते हैं। पर गरीबी ऐसी नहीं थी कि लोग कोई मर रहे हैं, खाने को नहीं है। पर यूरोपीय सरकारों के यहाँ पे आने के बाद बहुत भूखमरी फैली है, बल्कि वो भूखमरी आज तक है। और बहुत से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं,
वो उससे कनेक्शन करते हैं उपनिवेशवाद से, और जो आज हमारी जो दुख हैं अफ्रीका में, वो कैसे आपस में इनका कनेक्शन है। और इस पर हमने एक कुछ दिन पहले ही कार्यक्रम किया था डीकोलोनाइजेशन पर, जिसमें 3 देशों से लोग बोले थे। एक तो अमेरिका से, जो वहाँ की नेटिव अमेरिकन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो बोली थी। भारत के संदर्भ में हमारे पीस विजिल के समीर डोसानी बोले थे, और अफ्रीका के संदर्भ में प्रोफेसर रास्तिगन महाराज बोले थे। तो वो कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। फिर ये मैं एक और यहाँ पे इंटरजेक्शंस हैं प्रोफेसर इस्लाम के, मैं वो पढ़ना चाहूंगी कि प्रोफेसर इस्लाम ने बताया है कि क्लाइव जो था उसने सबको रिश्वत दी थी, जो नवाब की जो आर्मी थी सिराजुद्दौला की, और सिराजुद्दौला के 40,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के पास केवल 8,000 थे। फिर भी वो जीत गया क्योंकि उसने उन्हें जो है रिश्वत दी थी। दूसरी चीज उन्होंने हमें बताया है, जो कि बहुत अच्छी जानकारी है, कि जैसा कि जगमोहन सिंह जी कह रहे थे कि जो नॉवल लिखा गया वो पूरी सच्चाई नहीं है। और इसमें प्रोफेसर इस्लाम भी हमें बता रहे हैं कि जो नॉवल लिखा गया देवी सीपर, वो मुसलमानों के काफी खिलाफ है। और वो तो खैर हम बंकिम चंद्र जी के काम से, अगर आप वाकिफ हैं तो आप जानते ही होंगे सभी कि ऐसा क्यों है और उन्होंने ऐसा ऐसा किया। अब दूसरी तरफ ये एक प्रश्न फिर आ रहा है मार्जरी फर्नांडिस जी की तरफ से, कि मैं इसको अंग्रेजी में ही पढ़ देती हूँ क्योंकि वो उन्होंने जी। अंग्रेजी में लिखा है। I don't know why Indians do not cooperate to resist the exploitation imposed on them. It happened during the British rule and is still happening nowadays. Is it partly due to our being too individualistic and self-centered by nature? मैं उनसे कहूँगा कि ये तो वाकई है, क्योंकि पूरा जो पूंजीवाद का, वो अंग्रेजी समझते हैं तो अंग्रेजी में जवाब दे देते हैं कि ये जो पूरा पूंजीवाद का मतलब हम पे असर ही है कि हमें व्यक्तिवादता, इंडिविजुअलिज्म जो है वो उसकी तरफ ले जाता है। आप देखिए जितनी टेक्नोलॉजी है वो भी इंडिविजुअलाइज करती है, हम घर में भी इंडिविजुअलाइज हो गए हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को जो आप उन्होंने पहले कहा कि वो कोऑपरेटिवनेस, मतलब हम सीखेंगे और उसमें इतिहास से सीखेंगे, और ये इसको समझदारी के बाद हम सीखेंगे कि ये जो है क्योंकि अभी आप देखिए हमारे मतलब किसानों की मूवमेंट चल रही है, तो उसमें जो सबसे सिल्वर लाइनिंग ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। मतलब दिल्ली में भी हमने देखा कि महिलाओं ने मोर्चा संभाला। तो ये मतलब कुछ तो कमजोरी तो है, उस कमजोरी को समझ के उससे आगे निकलना, उससे बचना ही तो डीकोलोनाइजेशन है। और मैं समझता हूँ कि 1947 के बाद हम कुछ देर वो प्रोसेस रहा, लेकिन उसके बाद वो प्रोसेस जो है वो हट गया, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आ गई। तो इसलिए मतलब अंडरस्टैंडिंग से जो है कोऑपरेटिवनेस बढ़ेगी अगर हम एक प्रॉब्लम को समझेंगे तो। जी। नीलिमा जी ने लिखा है, पीस विजिल की टीम का भी बहुत बहुत आभार, हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ज्ञानवर्धक प्रस्तुति रही। सही कहा कि आज के काले कानून की नींव उपनिवेशवाद के इतिहास से ली गई है। शुक्रिया नीलिमा जी। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी कि जो प्रेजेंटेशन आज जगमोहन सिंह जी ने हमें दिखाई और उसके बारे में बताया, इससे हमें जरूर एक मौका मिलता है कि हम जाकर और इतिहास के पन्नों में ढूंढें कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता। ये जरूरी है कि ये खास तौर से भारत के संदर्भ में कार्यक्रम है। मगर अगर आप उपनिवेशवाद के बारे में, मतलब कॉलोनियलिज्म के बारे में एक पूरे दुनिया तरह से देखना चाहें, तो भी आपको बहुत से रिसोर्सेज मिलेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी मिलेंगे, हमारे चैनल पर भी मिलेंगे, और आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पर ये एक ऐसी चीज है जिसको जाने बगैर आज के हालात को समझना मुश्किल है। उपनिवेशवाद से फिर हम आगे
और हम के कैसे कैसे हमारी हिस्ट्री बढ़ी, हम कैसे यहाँ तक पहुंचे, उसके बारे में हम कार्यक्रम करते रहेंगे। पर मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि जो चीजें आपने आज देखी हैं, फेसबुक पर भी जो हमारे मित्र देख रहे हैं, उनके बारे में और जाएं जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर, या अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है, और देखें कि क्या सवाल हैं जो अभी तक हम उनसे जूझ रहे हैं। जैसे हेस्टिंग्स के बारे में प्रोफेसर साहब ने बताया, अब हेस्टिंग्स पर जो है रिश्वतखोरी का मुकदमा चला भारत के संदर्भ में, मगर बाद में हेस्टिंग्स को जो महारानी है उनका खास एडवाइजर बनाया गया ब्रिटेन में। तो ये वहां भारत से उनको हटाया गया कि भाई तुम रिश्वतखोर हो, तुमने ये किया वो किया, बाद में उनको प्रिवी काउंसिल का मेंबर बनाया गया। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि जैसे आप जॉर्ज बुश के जमाने में देखें कि जो लोग उनके कैबिनेट में थे, उन्हें बाद में बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों की, तेल कंपनियों में कैसे उनको इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट मिल गई? ऐसा वो क्या करते हैं, उन्होंने ऐसा किसका फायदा किया है कि जिसमें बाद में उनको इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर रखा जाता है? तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हमें नहीं दिखती हैं, वो असल में हमें साफ ये बता देती हैं कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके किसके लिए ये लोग पैसा जमा कर रहे हैं, हमारे लिए तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम जनता जो है वो गरीब होती जाती है, और जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो अमीर होते जाते हैं। और इसका जो समझना है वो हम पर ही है। हमें हमारे हमारे शैक्षिक संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है। जैसा कि हमने पहले के भी कार्यक्रमों में बताया, अगर कोई अच्छा शैक्षिक संस्थान है जहाँ अच्छे शिक्षक हैं, वो संस्थान सबसे पहले सरकार बर्बाद करती है, ताकि हम तक इंफॉर्मेशन ना पहुंचे और एजुकेशन ना पहुंचे। अगर हमारी समझदारी ही खत्म हो जाएगी तो हम कैसे किसी का मुकाबला करेंगे, कैसे शोषण का मुकाबला करेंगे? तो सबसे बड़ी चीज है समझना, और उसी का एक ये हमारा छोटा सा प्रयास था जगमोहन सिंह जी के साथ। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जगमोहन सिंह जी के साथ बहुत से कार्यक्रम हमने किए हैं और आगे हम करेंगे। जैसा कि जगमोहन सिंह जी ने बताया कि अगली चीज हमारी 1857 पर होनी चाहिए, और जरूर हम 1857 पर कार्यक्रम करेंगे, जिसमें मैं ये भी चाहूंगी कि शमसुल इस्लाम जी, प्रोफेसर शमसुल इस्लाम भी हमें बताएं। उन्होंने 1857 पर बहुत काम किया है, जिससे हम सब सीख सकते हैं। तो प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, अगर आप कुछ और शब्द जोड़ना चाहें अंत में तो जरूर जोड़ें, और उसके बाद फिर मैं सबसे विदा लेना चाहूंगी। नहीं, बस थैंक यू, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और यही जो है कि ये कुछ प्रश्न मैंने इसलिए किए हैं कि हम इस तरफ सोचना शुरू करें, और ज़्यादा जहाँ भी आप मतलब इन प्रश्न के मदद से इसको और गहरा सोचें। और ये जो प्रश्न है कि आज हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में, हमारे पूरे प्रबंधन में जो बीमारियां हैं, उनकी रूट अगर हम जानेंगे तो फिर हम उनको दूर करने में भी सक्षम हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन सिंह जी। मैं इस सबसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप यूट्यूब जो चैनल है पीस विजुअल का, उसको सब्सक्राइब करें। वहां पर 100 के करीब वीडियोस हैं जो तरह तरह की जानकारी आपको देते हैं, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरी बात यह है कि इसको औरों के साथ शेयर करें। जगमोहन सिंह जी के और भी जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर हैं, जैसे कि गदर मूवमेंट पर है, भगत सिंह पर है, उनको आप जो है शेयर करें औरों के साथ, ताकि और लोग भी सीख सकें। तो एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद, और पीस विजुअल जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से जगमोहन सिंह जी का, और यहाँ सब अटेंड करने वाले हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन सबका धन्यवाद। और शांति के लिए हम सबका साथ जरूरी है, तो आइए मिलकर सीखते रहें। धन्यवाद।